ये कहानी बेसिकली कार्ल एलन के इर्द गिर्द घूमती है, जो कि बाय प्रोफेशन एक बैंकर है। कार्ल बेसिकली लोन देने का काम करता है, लेकिन अगर उसकी पर्सनल लाइफ की बात की जाए तो वो बहुत अकेला है। वो अपनी जिंदगी से बहुत उदास है क्योंकि इसकी अपनी वाइफ से डाइवोर्स भी हो चुकी होती है। उसके अलावा वो अपने दोस्तों को भी इग्नोर करता है, वो किसी से नहीं मिलता, वो हर किसी से दूर रहना ही प्रेफर करता है। और एक दफा कार्ल डीवीडी शॉप के अंदर अपनी शॉपिंग कर रहा होता है। यहीं पर इसका एक दोस्त इसे कॉल करता है कि हमने डिनर के सिलसिले में मिलना था, तुमने मैसेज का रिप्लाई तक नहीं किया। कार्ल यहाँ पर बहाना करता है कि मैं एक बहुत जरूरी काम में बिजी हूँ और मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट फाइल पर काम कर रहा हूँ। लेकिन उसका दोस्त कहता है कि तुम ड्रामा मत करो, मैं तुम्हें देख सकता हूँ कि तुम डीवीडी शॉप में खड़े हो और अब बहानेबाजी मत करो और चलो हमारे साथ। कार्ल अब बेसिकली जाना तो नहीं चाहता था, लेकिन वो पकड़ा जाता है और उन्हें अपने दोस्तों के साथ डिनर के लिए जाना पड़ जाता है। और यहीं पे कार्ल अपनी प्रीवियस वाइफ को भी देखते हैं, जिसकी डाइवोर्स हो चुकी होती है। बेसिकली इनकी वाइफ अपने नए पार्टनर के साथ वहां पर होती है। कार्ल उसे आंखें चुराता है, वो उसके सामने नहीं जाना चाहता। इस सब की वजह यह है कि कार्ल का कॉन्फिडेंस बिल्कुल डाउन हो जाता है। वो सब लोगों से आंखें चुराता है, वो किसी से नहीं मिलना चाहता और उसे अपनी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं लगता। अगले दिन कार्ल एलन अपने ऑफिस में जाते हैं। वहां पर उनके सीनियर ऑफिसर आते हैं और कहते हैं कि तुम्हें पता है ना कि ऑफिस में प्रमोशन की बात चल रही थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो प्रमोशन तुम्हें नहीं मिला। और कार्ल जवाब में कहता है कि कोई बात नहीं, ये सब होता रहता है और खास तौर पे मेरी लाइफ में, क्योंकि कार्ल बहुत मायूस हो चुका होता है, बहुत डिप्रेस होता है और ऐसी बातें उसकी लाइफ में होना एक आम सी बात थी। और ऑफिस के अंदर ही कुछ रैंडम लोग कार्ल से लोन लेने के लिए आते हैं। उनके कुछ डॉक्यूमेंट्स मिस होते हैं, जो कि सॉफ्ट कॉर्नर रख के लोन दिया जा सकता था, लेकिन कार्ल उन लोगों को इनकार कर देता है कि आपके डॉक्यूमेंट्स मिसिंग है, यानी कि कार्ल उन्हें नो बोल देता है। और उसके अलावा कार्ल के जानने वाले जब उसे फोन भी करते हैं तो वो जानबूझकर फोन नहीं उठाता, क्योंकि उसे किसी से बात नहीं करनी होती। लंच के वक्त कार्ल का एक पुराना दोस्त उसे आके मिलता है और वो उसे कहता है कि मुझे खुशी हुई कि तुम अभी तक इस बैंक में काम कर रहे हो। जब कार्ल अपने दोस्त से पूछता है कि तुम क्या कर रहे हो, दोस्त बताता है कि मैं पूरी दुनिया घूम रहा हूँ क्योंकि मैं हूँ यस मैन। और इसके साथ ही वो कार्ल को एक ब्राउचर दिखाता है और वो उसे बताता है कि ये सेमिनार कंडक्ट होने वाला है और तुम लाजमी इस सेमिनार में जाओ। साथ में ये भी कहता है कि मुझे पता है तुम अपनी जॉब और इस लाइफ से खुश नहीं हो, ये पत्थर लो और बैंक का शीशा तोड़ दो। जिसके जवाब में कार्ल फिर से नो बोलता है और कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि कार्ल के लिए हर चीज में नो बोलना एक कॉमन सी बात हो गई थी। और इसका दोस्त कहता है अब यही बात तुम मुझसे पूछो। कार्ल जब कहता है कि क्या तुम इस बैंक का शीशा तोड़ना चाहते हो, तो वो दोस्त हंसते हुए कहता है कि यस, और वो शीशा तोड़कर वहां से भाग जाता है। और वहां से भागते हुए वो कार्ल को कहता है कि जिस जगह का ब्रोशर मैंने तुम्हें दिया है वहां पर तुम लाजमी जाना, अपनी लाइफ को एंजॉय करो, अपनी जिंदगी को जियो, लाइफ एक बार ही मिलती है। असल में अब तक की बात की जाए तो कार्ल की जिंदगी में सबसे ज्यादा लफ्ज इस्तेमाल होने वाला नो है, यानी वो हर चीज में नो बोलता है। इसी वजह से उसने लोन रिजेक्ट किया, इसी वजह से अपने दोस्तों को झूठ बोला और भी बहुत सी बातों में वो नो का इस्तेमाल करता है। लेकिन अब भी कार्ल अपनी प्रीवियस वाइफ को मिस किया करता है और यहाँ पर वो अपनी वाइफ को कॉल करता है और उसको बताता है कि मैं तुम्हें मिस कर रहा हूँ। लेकिन उसकी एक्स वाइफ कहती है कि मैं अपने पार्टनर के साथ कहीं बाहर जा रही हूँ और कार्ल मुस्कुराते हुए कहता है कि हाँ तुम्हें जाना चाहिए, तुम्हारी जिंदगी है, और फोन डिस्कनेक्ट हो जाता है। इवन हम अब ये भी देखते हैं कि उसके बहुत अच्छे दोस्त की एंगेजमेंट पार्टी होती है और वो उसकी एंगेजमेंट सेरेमनी में भी नहीं जाता और उसका दोस्त उससे शिकायत करता है कि अगर तुम खुद को नहीं बदलोगे तो ऐसा नहीं चलेगा और मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगा। वो दोस्त कार्ल से नाराज हो जाता है और वहां से चला जाता है। कार्ल सोचता है कि उस सेमिनार में जाने में हर्ज नहीं है और वो उस सेमिनार में पहुंच जाता है। इस सेमिनार का नाम यस सेमिनार होता है और यहीं पर उसका वो दोस्त भी मिलता है जिसने उसको ब्राउचर दिया था कार्ल के बैंक के सामने। अब इस सेमिनार में हम मोटिवेशनल स्पीकर को देखते हैं, जो कि सब लोगों से पूछते हैं कि इस सेमिनार में पहली दफा कौन आया है। कार्ल का दोस्त उसकी तरफ इशारा करते हुए कहता है कि ये मेरा दोस्त है और ये पहली दफा आया है। इस चीज को देखते हुए मोटिवेशनल स्पीकर कार्ल को कहते हैं कि कम ऑन, कम टू स्टेज। वो उसे स्टेज पर बुलाते हैं, लेकिन कार्ल कहता है नो नो थैंक यू, मैं यहाँ पे बिल्कुल ठीक हूँ। मोटिवेशनल स्पीकर कहते हैं कि तुमने क्या कहा, नो? यहाँ पर नो कोई भी नहीं बोलता और उसके आसपास बैठे हुए सब लोग कार्ल को नो मैन नो मैन नो मैन कहना शुरू कर देते हैं। मोटिवेशनल स्पीकर कहता है कि अगर तुम मेरे पास नहीं आते तो मैं तुम्हारे पास आ जाता हूँ, और वो जल्दी से भागता हुआ कार्ल के पास आ जाता है। वो उसको देखते हुए कहता है कि तुम अपनी जिंदगी में बिल्कुल भटके हुए हो, तुम अकेले हो, ना तुम्हारा कोई दोस्त है, ना कोई गर्लफ्रेंड, ना कोई
थी। कार्ल इसके जवाब में कहता है कि मेरी जिंदगी बहुत टफ है, आप नहीं समझते मैं किन हालात से गुजरा हूँ। मोटिवेशनल स्पीकर कहते हैं कि तुम मुझसे एक वादा करो और खुद से भी कि आज के बाद से तुम अपनी जिंदगी की हर अपॉर्चुनिटी में, जिंदगी की हर बात में तुम यस कहोगे, नो कभी नहीं कहोगे। यहाँ पर कार्ल पे इतना प्रेशर होता है कि वो कुछ और बात कर ही नहीं पाता और वो उसको कह देता है कि हाँ मैं यस ही कहूंगा, और वो सबके सामने यस कह देता है। सेमिनार के बाद कार्ल जब बाहर आता है तो एक आदमी उसे लिफ्ट मांगता है कि तुम मुझे फलां जगह तक छोड़ दोगे। कार्ल बेसिकली नो कहने वाला होता है, लेकिन उसी वक्त उसका वही दोस्त आ जाता है और वो उसको कहता है कि हाँ जरूर, कार्ल तुम्हें छोड़ देगा। और वो कार्ल को कहता है कि इसे कहो यस, और कार्ल मजबूरन यस कह देता है। सफर के दरमियान वो लिफ्ट लेने वाला आदमी कार्ल को कहता है कि क्या तुम्हारे पास फोन है, मैं वो इस्तेमाल कर सकता हूँ। कार्ल उसे भी यस कह देता है और वो फोन पर लंबी लंबी कॉल्स करने लगता है। थोड़ी देर में उसकी जगह आ जाती है जहाँ पर उसने उतरना था। वो उसे कहता है क्या तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं। अब कार्ल नो बोलना चाहता है, लेकिन वो उस सेमिनार की वजह से कहता है कि ओके मैं तुम्हें पैसे दे देता हूँ, यानी कि वो यस करता है और वो उसे अपने सारे पैसे भी दे देता है। खैर उस शख्स को छोड़ के कार्ल अपने घर की तरफ चल पड़ता है। रास्ते में उसकी गाड़ी खराब हो जाती है। अब ना तो उसके पास पैसे हैं क्योंकि वो सारे पैसे उस बंदे को दे चुका था, उसके अलावा उसकी फोन की बैटरी भी डेड हो जाती है क्योंकि वही शख्स बहुत लंबी कॉल्स कर रहा था जिसकी वजह से बैटरी डेड हो चुकी है। कार्ल यहाँ से पैदल नियरेस्ट पेट्रोल पंप के पास जाता है और अपना क्रेडिट कार्ड स्वाइप कर एक खाली डब्बे में पेट्रोल भर रहा होता है ताकि वो उस पेट्रोल को ले जाए और गाड़ी में डालकर अपने घर जा सके। लेकिन पेट्रोल भरते हुए वहां पर एक लड़की आती है। वो लड़की बाइक पर बैठे हुए कार्ल की फोटो खींच लेती है और वो उसे मुस्कुराते हुए कहती है कि शायद तुम्हारी गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया है, अगर तुम्हें मुनासिब लगे तो मैं तुम्हें छोड़ सकती हूँ तुम्हारी कार तक। और कार्ल कहता है यस, और वो उसकी बाइक पर बैठकर अपनी गाड़ी तक पहुंच जाता है। बेसिकली इस लड़की का नाम एलिसन है। एलिसन मजीद कार्ल से पूछती है कि क्या तुम ठीक हो। कार्ल अपने मुंह में बोलते हुए ये कहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ, बस मुझे एक किस चाहिए। बेसिकली वो अपने मुंह में ही बोल रहा होता है, वो ऊंची आवाज में नहीं कहता, लेकिन इसकी ये बात ये लड़की एलिसन सुन लेती है और वो उसके चेहरे पे किस करके वहां से चली जाती है। और कार्ल इस चीज को देख के बहुत खुश हो जाता है और वो ये सोचने लगता है कि ये सब कुछ जो हुआ सिर्फ यस बोलने की वजह से हुआ, क्योंकि अगर मैं उस भिखारी को लिफ्ट ना देता तो ये सब कुछ ना होता, ना ही ये लड़की मिलती। और कार्ल ये फैसला कर लेता है कि मुझे अब हर चीज में यस ही बोलना है। अभी ये वो बातें सोच ही रहा होता है कि उसके बॉस की कॉल आ जाती है। ये दिन सैटरडे का होता है जो कि छुट्टी का दिन है, लेकिन उसका बॉस कहता है कि ऑफिस में कुछ काम है, क्या तुम आ सकते हो। और कार्ल कहता है कि यस, और वो अपने ऑफिस में पहुंच जाता है। ऑफिस के अंदर एक औरत आती है जो कार्ल को बताती है कि मैं एक छोटा सा केक बनाने का बिजनेस करती हूँ और मुझे अपने बिजनेस के एक्सपेंशन के लिए कुछ लोन चाहिए। हालांकि इनका बैंक छोटे लोन्स नहीं दिया करता, लेकिन कार्ल ने फैसला कर लिया होता है कि वो हर चीज पर यस बोलेगा और नो से दूर रहेगा। और उस औरत की बात को सुनते हुए उसका लोन एक्सेप्ट कर लेता है, यानी कि उसको लोन दे देता है। इसके अलावा वो अपने पुराने दोस्तों से भी मिलना चाहता है। वो उन्हें बताता है कि मैं अपनी जिंदगी में चेंज लेके आ गया हूँ, अब मैं हर चीज को यस कहता हूँ और मैं काफी अच्छा फर्क फील कर रहा हूँ। और इस चीज का फायदा उठाते हुए उसका दोस्त मजाक में वेटर्स को बुलाता है और उसको कहता है कि यहाँ पर ड्रिंक्स और खाना लाना बंद मत करना क्योंकि सारा का सारा बिल हमारा दोस्त कार्ल देगा। क्या कार्ल तुम बिल दोगे ना। और कार्ल कहता है यस। कार्ल यहाँ पर बहुत ड्रिंक करता है और नशे की हालत में बहुत नाचता है, कूदता है और गाता है। उसने लाइफ में ऐसा कभी एंजॉय नहीं किया जैसा कि आज रात वो कर रहा है। नेक्स्ट मॉर्निंग आ जाती है और कार्ल की एक नेबर जो कि एक ओल्ड एज लेडी है वो उसके पास आती है और वो उसे कहती है कि क्या तुम मेरे घर का एक शेल्फ ठीक कर दोगे। कार्ल उसका घर का शेल्फ ठीक करता है, लेकिन उसी दरमियान ये ओल्ड लेडी कार्ल को सेक्सुअली हैरेस करने लगती है और कार्ल कहता है नो नो ऐसा कुछ नहीं होगा हमारे दरमियान। और कार्ल वहां से बाहर भाग आता है, लेकिन वो जब बाहर की तरफ आ रहा होता है तो वो सीढ़ियों से गिर जाता है और उसे थोड़ी सी चोट भी लग जाती है। और उसी वक्त एक कुत्ता भी आकर कार्ल को काटने वाला होता है। कार्ल सोचता है कि जब तक मैं यस बोल रहा था सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन अब मैंने नो बोला तो मैं ऑलमोस्ट अपनी हड्डी तोड़वाने वाला था और एक कुत्ता मुझे काटने वाला था। तो वो इरादा करता है कि मुझे अब हर चीज में यस ही बोलना है। अब कार्ल मुकम्मल तौर पर चेंज हो चुका है, वो किसी भी चीज को नो नहीं कहता। इसके अलावा उसकी लाइफ में बहुत सी चेंजेस आती हैं, जैसे कि वो गिटार बजाना भी सीखता है, प्लेन भी उड़ाता है और इसके अलावा कोरियन लैंग्वेज भी सीखने लगता है। इसके अलावा कार्ल के अपने बॉस से कुछ रिलेशन ज्यादा अच्छे नहीं थे, लेकिन अब वो रिलेशन भी अच्छे होने लग जाते हैं। एज ए लोन ऑफिसर कार्ल के पास जितने भी लोग लोन लेने आते हैं वो उन सबको लोन देता है, चाहे वो लोन कितना भी हो, वो लोन छोटा हो या बड़ा हो, वो किसी को नो नहीं बोलता। और सब लोग कार्ल की
की सर्विसेज से बहुत खुश होते हैं और इसी वजह से बहुत से लोग इसी बैंक में आते हैं और कार्ल से ही लोन लेते हैं। एक दिन अपने ऑफिस से घर जाते हुए रास्ते में से एक आदमी नजर आता है जो हर रोज इस जगह पर खड़ा होता था और कार्ल हमेशा उसे नो कहता था क्योंकि वो आदमी कहता था कि मेरा एक बार है, वहां पर आप जरूर आएं, आपको पसंद आएगा। और कार्ल हमेशा से उसे नो कहा करता था, लेकिन क्योंकि अब कार्ल यस कहता है तो वो उस आदमी का ब्रोशर देखते हुए कहता है कि यस, मैं जरूर आऊंगा तुम्हारी बार में, तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो। और रात को कार्ल उसी बार में चला जाता है। वहां पर जाकर वो देखता है कि वही लड़की एलिसन वहां पर मौजूद है। ये वही लड़की है जिसने उसे लिफ्ट दी थी और उसे किस भी की थी। बेसिकली एलिसन यहाँ पर सिंगिंग करती है, यानी कि इस बार में गाना गाती है। जब उसका गाना खत्म हो जाता है तो वो कार्ल के पास आकर बैठती है। वो पूछती है कि क्या तुम मेरा पीछा कर रहे हो? और कार्ल कहता है नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। और इसके बाद ये दोनों मिलकर वॉक पर निकल जाते हैं। रास्ते में चलते हुए वो बताती है कि मैं पार्ट टाइम इस बार में सिंगिंग भी करती हूँ और इसके अलावा डे टाइम में मैं फोटोग्राफी क्लास की टीचर भी हूँ। तुम किसी दिन वहाँ पर जरूर आना, मुझे खुशी होगी। और कार्ल उसको यस बोल देता है कि मैं जरूर आऊंगा। रात को कार्ल को अपने एक दोस्त फोन आता है, वो उसे पार्टी पर आने के लिए इनवाइट करता है। रात काफी हो चुकी होती है, लेकिन फिर भी कार्ल अपने दोस्त को यस बोलता है। वो उस पार्टी पर चला जाता है। वहां जाकर वो बहुत अयाशी करता है, बहुत एंजॉय करता है। और अगले दिन सुबह सुबह वो अपनी दोस्त एलिसन की फोटोग्राफी क्लास में चला जाता है। वहां पर वो उससे मिलता है, उसके साथ उसकी प्रैक्टिसेस में शामिल होता है, उनके साथ भागता है, उनके साथ मिलकर फोटोग्राफी करता है। कार्ल की लाइफ मुकम्मल तरीके से चेंज हो चुकी है और ये सब चेंजेस सिर्फ यस कहने की वजह से ही हुई हैं। अब कार्ल हर वक्त मुस्कुराता रहता है और यही चीज एलिसन को बहुत पसंद आती है। उसकी नेचर, उसका मुस्कुराना, उसका जिंदा दिल होना, ये चीज एलिसन को बहुत पसंद आने लगती है और इन्हीं चीजों की वजह से इन दोनों के दरमियान बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है। अगली रात को कार्ल और एलिसन मिलकर बाइक पर जाते हैं और ये बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं, लेकिन इस बार एलिसन नहीं बल्कि कार्ल बाइक को चला रहा होता है। और उसके बाद ये दोनों एक बड़े से स्टेडियम में जाते हैं और ये दोनों मिलकर यहाँ पे बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। ये एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। और अगले दिन हम देखते हैं कि कार्ल के बैंक में बहुत से लोग जमा होते हैं जो सब लोन लेने के लिए आए होते हैं। बहुत बड़ी लाइनें लगी होती हैं। यहाँ पर कार्ल का सीनियर ऑफिसर उसके पास आता है और वो कहता है कि ऑफिस में आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। कार्ल को लगने लगता है कि अब मेरी जॉब गई, लेकिन जब वो सीनियर ऑफिसर के पास जाता है तो वो उसे शाबाश देता है। वो उसे बताता है कि आज से पहले हमारी कंपनी ने कभी छोटे लोन नहीं दिए थे, लेकिन तुम्हारा ऐसे करने से बहुत ज्यादा लोग आ गए और हमारा वॉल्यूम बढ़ गया, जिसकी वजह से हमारा बैंक बहुत प्रॉफिट कमा रहा है। और ये सब लोन लेने वाले लोग वक्त पर अपना लोन भरते हैं और ये हमारे बैंक के लिए बहुत अच्छा है। और इसके अलावा सीनियर ऑफिसर कार्ल को प्रमोट भी कर देते हैं और उसकी सैलरी में भी इजाफा हो जाता है। कार्ल बहुत खुश हो जाता है। कार्ल की पर्सनैलिटी में बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी आ चुकी है और वो जहाँ भी जाता है बहुत सी खुशियां फैलाता है। एक दफा हम देखते हैं कि एक आदमी खिड़की के बाहर सुसाइड करने वाला होता है, लेकिन कार्ल उसके पास जाकर मोटिवेशनल गाना गाता है, जिसको सुनकर वो आदमी सुसाइड नहीं करता और इस तरह से वो उस आदमी की भी जान बचा लेता है। कार्ल और एलिसन घूमने फिरने का इरादा करते हैं। वो इसी सिलसिले में जब एयरपोर्ट पे होते हैं तो कार्ल की एक्स वाइफ वहां पर आती हैं और वो उसे कहती हैं कि हमने तुम्हें टीवी पर देखा जब तुम उस आदमी की जान बचा रहे थे, तुमने बहुत अच्छा काम किया। कार्ल कहता है वो तो बस यूं ही। ये सब देखकर उसकी एक्स वाइफ बहुत हैरान हो जाती है कि कार्ल में ऐसी चेंजेस कैसे आ गई, वो इतना मुस्कुरा कैसे रहा है, वो इतना पॉजिटिव और इतना जॉली कैसे है। वो उसे पूछती है कि तुम यहाँ कैसे। वो उसे बताता है कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड का इंतजार कर रहा हूँ। वो पूछती है कि तुम कहाँ जा रहे हो, तो वो कहता है कि हमने अभी तक ये डिसाइड नहीं किया, वो जब आएगी तो हम यहीं से डिसाइड करें कि हमें कहाँ जाना है। इसके बाद एलिसन भी आ जाती है और वो मिलकर टिकट काउंटर के पास जाते हैं और वो टिकट ऑफिसर को कहते हैं कि यहाँ से पहली फ्लाइट जो भी है, जहाँ भी जा रही है, हमें उसकी टिकट दे दो। और पहली जाने वाली फ्लाइट का नाम होता है निब्रास्का। ये दोनों मिलकर निब्रास्का चले जाते हैं। वहां पर ये बहुत एंजॉय करते हैं, फोटोग्राफी करते हैं। यहाँ पर कार्ल का ह्यूमर, उसकी बातें करने का अंदाज और उसकी पॉजिटिविटी को देखते हुए एलिसन बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है और वो पहले से ज्यादा कार्ल को पसंद करने लगती है। और वो कार्ल को कहती है कि क्यों ना हम यहाँ से जाने के बाद एक ही घर ले लें और मिलके वहां पर शिफ्ट हो जाएं। कार्ल इस बात को सुन के बहुत खुश हो जाता है क्योंकि उसकी लाइफ भी बहुत अकेली होती है, वो तन्हा रहता है और वो इसकी बात पर यस कह देता है। अमेरिका वापस जाने के लिए ये टिकट ले रहे होते हैं कि उसी वक्त वहां पर 2 कस्टम ऑफिसर्स आ जाते हैं और वो कहते हैं कि हमें आपसे कुछ सवालात करने हैं। वो उन्हें बंद कमरे में ले जाते हैं और वहां पर कार्ल से पूछा जाता है कि क्या तुम अमेरिका से नफरत करते हो। कार्ल कहता है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। उसके अलावा मजीद कस्टम ऑफिसर्स कहते हैं कि हमें तुम पर शक है क्योंकि हाल ही में तुमने प्लेन को उड़ाना सीखा,
कोरियन लैंग्वेज सीखी, उसके अलावा एक फर्टिलाइजर कंपनी को तुमने लोन दिया, शायद उनको बम बनाने के लिए तुमने लोन दिया। कार्ल कहता है नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऑफिसर्स कहते हैं कि हमें तुम पर शक है, तुम्हारी शादी 6 महीने से ज्यादा नहीं चली, ऐसा सब कुछ क्यों हुआ? खैर ये इनके मामूल के मुताबिक सवालात थे, लेकिन जब शादी का सवाल पूछा गया तो एलिसन हैरानी से देखती है, क्योंकि एलिसन को नहीं पता था कि कार्ल की शादी हो चुकी है या फिर उसकी डाइवोर्स भी हो चुकी है। कार्ल ने ऐसा कभी जिक्र नहीं किया था। असल में ये कस्टम ऑफिसर्स कार्ल को टेररिस्ट समझ रहे होते हैं, क्योंकि प्लेन चलाना, एकदम से लैंग्वेज सीखना, ये कॉमन बंदा अमूमन नहीं किया करता जिसने पहले कभी ऐसी एक्टिविटीज में हिस्सा ना लिया हो। लेकिन कार्ल उन्हें बताता है कि ये सब कुछ मैं यस कहने के चक्कर में कर रहा हूँ और मेरी लाइफ में बहुत बदलाव आ रहा है। और इसके अलावा कहता है कि मुझे मजीद अपने वकील से बात करना है। यहाँ पर उसका दोस्त वकील आ जाता है और वो उन्हें उस सेमिनार का बताता है कि उस सेमिनार के चलते हुए मेरा क्लाइंट हर चीज पे यस कहता है, जिसकी वजह से उसकी जिंदगी में बहुत पॉजिटिविटी आई है और इसलिए उसने ये सब एक्टिविटीज की। और दूसरी तरफ एलिसन को लगने लगता है कि कार्ल ने जितनी भी बातें उससे की हैं या उसने यस का जवाब दिया है तो वो सिर्फ उस सेमिनार की वजह से दिया है। वो एक्चुअल में शायद यस नहीं कहना चाहता था, लेकिन मजबूरन उसने मेरी हर बात पे यस बोला और इसीलिए वो उसके साथ घूमने गया था और इसलिए उसने उसके साथ रहने के लिए यस भी कहा। वो समझने लगती है कि कार्ल मुझसे झूठ बोलता आया है आज तक और वो उससे नाराज होकर वहां से चली जाती है। और एलिसन के जाने से एक बार फिर से कार्ल की लाइफ डिप्रेस हो जाती है। वो उसे हर वक्त मिस करता है, वो उसे फोन करने की भी कोशिश करता है लेकिन वो फोन नहीं उठाती। वो उसे बार में भी जाकर मिलता है लेकिन एलिसन उसे वहां भी नहीं मिलती। और एक बार फिर से कार्ल अकेला हो जाता है, तन्हा हो जाता है। एक दिन कार्ल की एक्स वाइफ उसे कॉल करती है और वो उसे कहती है कि तुम मुझसे आके मिलो, मुझे कुछ जरूरी बात करनी। जब कार्ल अपनी एक्स वाइफ के पास जाता है तो वो बताती है कि मेरा पार्टनर, मेरा बॉयफ्रेंड, मेरा उससे ब्रेकअप हो चुका है और मैं अब उसके पास बिल्कुल नहीं जाना चाहती। मैं तुम्हें फिर से पसंद करने लगी हूँ, मैं तुम्हारे साथ दोबारा जिंदगी गुजारना चाहती। लेकिन कार्ल उसे इनकार कर देता है क्योंकि वो कहीं ना कहीं एलिसन से प्यार करने लगा है और वो वहां से चला जाता है। उसने अपनी एक्स वाइफ को नो कहा होता है, इसलिए अब इसके ज़हन में एक वहम सा आ जाता है कि अब उसकी लाइफ में सब कुछ बुरा होने लग गया है और बुरा होता रहेगा। और इसी परेशानी के आलम में वो उसी मोटिवेशनल स्पीकर के पास जाता है जिसने इसे यस कहने के लिए मोटिवेट किया था। कार्ल उस मोटिवेशनल स्पीकर की गाड़ी के पीछे वाली सीट पर छुप जाता है जो कि उसको नहीं पता होता। और जब ये गाड़ी चला रहा होता है तो कार्ल एकदम से पीछे से निकलता है और उसे आके कहता है घबराना मत, मैं कार्ल हूँ। लेकिन मोटिवेशनल स्पीकर डर जाता है, घबरा जाता है और कार उसके कंट्रोल में नहीं रहती और वो दूसरी गाड़ी से टक्कर मार लेता है, यानी कि एक्सीडेंट हो जाता है। और एक्सीडेंट की वजह से ये दोनों ही हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं। यहाँ पर कार्ल को जब होश आता है तो वो अपने मोटिवेशनल स्पीकर से कहता है कि आपको ये रूल बदलना पड़ेगा कि हर चीज पर यस कहना होता है। मोटिवेशनल स्पीकर कहता है कि ऐसा कोई रूल नहीं है, मैंने तुम्हें सिर्फ इसलिए कहा था क्योंकि तुम मेरी बात नहीं सुन रहे थे। जरूरी नहीं है कि हर बात पर यस कहा जाए और तुम्हें यस सिर्फ तभी कहना चाहिए कि जब तुम्हारा दिल उस चीज को माने। तुम्हारा दिल जब कहे तभी तुम्हें यस कहना चाहिए। कार्ल इस बात को सुनता है और कहता है कि अब मैं बिल्कुल समझ चुका हूँ और वो अपने दोस्त से टाइम पूछता है। और ये टाइम एलिसन की फोटोग्राफी क्लासेस का होता है और कार्ल फौरन हॉस्पिटल से उसी हुलिये में एलिसन के पास पहुंच जाता है। वो एलिसन से मिलके कहता है कि मैंने आज तक तुम्हें जितनी बार भी यस कहा वो मैंने दिल से कहा था, हमेशा सच बोला था, सिवाय एक चीज को छोड़ के कि जब तुमने मुझसे पूछा था कि नेब्रास्का से वापसी पर हम दोनों साथ रहेंगे तो उस वक्त मैंने बगैर कुछ सोचे यस कह दिया था, क्योंकि मैं वहां पर काफी हद तक घबरा गया था। ये जिंदगी के बड़े फैसले होते हैं और हमें सोच समझ कर फैसला लेना होता है, इसलिए मैं घबरा गया था और मैंने ये झूठ में यस बोला था। लेकिन मैंने जितने भी यस बोले वो बाकी सब सच थे। एलिसन कहती है कि मुझे कैसे पता चलेगा तुम कौन से यस पे सही कह रहे हो और कौन से यस पे गलत कह रहे हो। बात को बदलते हुए कार्ल कहता है कि अगर मैं ये यस कहना ना शुरू करता तो क्या मैं तुमसे मिलता, और अगर मैं ये ना भी कहता और मैं तुमसे मिल भी जाता तो जैसा मैं पहले था तुम मुझे बिल्कुल पसंद ना करती, बल्कि मुझे कोई भी पसंद नहीं करता था। तुम अपनी जिंदगी को बहुत एंजॉय करती हो, तुम जो करना चाहती हो वो तुम करती हो। लेकिन ये बात भी सच है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और बहुत प्यार करता हूँ, तुम्हें खुश रखूंगा। और एलिसन भी मुस्कुराती है और उसको कार्ल पर यकीन आ जाता है। उसे मुकम्मल यकीन होता है कि कार्ल अब सच में यस कह रहा है, वो सच में उसे प्यार करने लगा है और दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं और इस मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।